हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स पे आए हुए क्वेश्चंस जेईई मेंस 2021 में फरवरी और मार्च के पेपर्स में। तो टोटल फरवरी और मार्च के बीच में देयर वर 12 डिफरेंट फिजिक्स पेपर्स। तो उनमें कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 18 क्वेश्चंस आए हैं काइनेमेटिक्स से उन 12 एग्जाम पेपर्स में, जिसमें से 10 जो हैं वो 1 डायमेंशनल मोशन पे हैं और 8 जो हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन पे। तो अब एक एक करके सारे इन 18 क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्रेन है जो कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और उसकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मोशन के बारे में, लेकिन टाइम के टर्म्स में हमें नहीं दिया गया है, रेदर हमें उसके डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया गया है। तो हमें ये दिया गया है कि जब ट्रेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो I'll call its acceleration as a, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है u। जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है तो उसकी उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे ट्रेन की स्पीड है v या वेलोसिटी है v। पूछा ये गया है जब हाफ द ट्रेन क्रॉस कर रही है, जब हाफ द पार्ट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर चुका है उस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को या ऑब्जर्वर पॉइंट को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर टाइम से डील नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रेन की लेंथ है L, तो हमें ये गिवन है कि जब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, डिस्टेंस कवर्ड है L, in that case we should have, so these physical quantities should satisfy this relation, v square equals to u square plus 2al. और same thing will happen for this intermediate point v dash as well, कि v dash जब होगा तो v dash square is equals to u square plus 2al by 2। अब इन दोनों इक्वेशन से I'll call it equation 1, I'll call this one as equation 2। इन दोनों इक्वेशन से आप a को एलिमिनेट कर दें और l को एलिमिनेट कर दें, जो कि फीजिबल है। क्यों? दोनों इक्वेशन में टर्म्स al इकट्ठी आ रही हैं, तो al जब एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास v डैश के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड दैट शुड बी दिस एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हमें ये गिवन है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। गिवन क्या है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एक स्टोन को यहाँ से रिलीज किया गया। वो स्टोन जब 5 मीटर क्रॉस कर लेता है उस पॉइंट पे 20 मीटर्स नीचे से एक दूसरा स्टोन को रिलीज करते हैं फ्रॉम द रेस्ट। तो उसको उस सेकंड स्टोन की, दिस इज माय स्टोन 2, दिस इज आवर स्टोन 1, तो इस स्टोन 2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है। और दोनों क्या गिवन है? दोनों एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ इस पे हिट करते हैं। तो पूछा ये गया है कि हाइट कितनी है बिल्डिंग की। यहाँ पर I'll quickly write it down। so ये 20 मीटर्स था और इसको हम फिलहाल के लिए हम स्मॉल h कह देते हैं। What we are interested in is capital H, which is equals to 5 plus 25 plus 5 plus 20 plus h। ओके, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे, क्या रिलेशन यूज करेंगे? तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें ये बताया गया है कि सेम टाइम पे पहुंचते हैं, अच्छी बात है। तो कौन से रिलेशन, काइनेमेटिक रिलेशंस हमें ध्यान में आते हैं? तो पहला जो रिलेशन अपन यूज करेंगे दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन यूज करेंगे। स्टोन 1 के लिए अलग से लिखेंगे, स्टोन 2 के लिए अलग से लिखेंगे। इसके अलावा हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि जो स्टोन 1 है उसकी वेलोसिटी हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है। ये गिवन है कि
ये वेलोसिटी कब अचीव कर रहा है, जब वो 5 मीटर डिसेंड कर चुका है। अब हमें डिस्टेंस की टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर हमें डिस्टेंस की टर्म्स में गिवन है और एक्सेलरेशन g हमें पता है, तो हम v कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 मीटर्स। अब यहाँ पर u इज 0 और स्टोन 1, तो स्टोन 1 के लिए हो गया रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसमें एज्यूम कर लिया है कि g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें स्टोन 1 के लिए एक इक्वेशन लिखनी है और स्टोन 2 के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, सिमिलर इक्वेशन। उन दोनों इक्वेशंस जो अपन लिखेंगे उसके अंदर जो h रहेगा, h को हम एलिमिनेट कर देंगे और टाइम t ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फटाफट देख लेते हैं। स्टोन 1 के लिए अगर अपन लिखेंगे तो स्टोन 1 के लिए लिखेंगे आपका 20 मीटर्स h plus 20 is equals to Vt, which is 10 meter per second now. So 10t plus half gt square. Stone 2 के लिए है h is equals to half gt square. दोनों के लिए टाइम टेकन सेम है। कब से? जब से ये वाला जो स्टोन का पॉइंट ऑफ रिलीज, जब ये स्टोन का एट द 5 मीटर्स है, उस पॉइंट से लेके जब ये स्टोन ग्राउंड टच करता है, दैट इज टाइम t. So it is the same as the time taken by the second stone released from rest to reach the ground. अब ये h is equals to half gt square है, तो ये h equals to half gt square है, ये कट जाएगा, तो आपका टाइम t आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के अंदर ये स्टोन नीचे पहुंच जाएगा। अब टाइम t आ गया है, तो आप इस रिलेशन को h equals to half gt square को यूज करके आप h निकाल लें, और h आपका एक बार निकल गया तो उसके बाद में आप आपका टोटल कैपिटल H निकाल सकते हैं और वो वैल्यू आपकी आएगी 45 मीटर्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्कूटर है जो रेस्ट से चालू होता है और टाइम t1 के लिए एक्सेलरेट करता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1, और उसके बाद में फिर वो कांस्टेंट रेट a2 से फॉर टाइम t2 डिसलेरेट करता है एंड कम्स टू रेस्ट अगेन। तो अगर मैं v और t का कर्व यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो द कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज याद रखें कि अगर आपकी स्लोप कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आपकी vt की जो स्लोप है तो वो कांस्टेंट रहती है, और अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू a1 एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू a2। और ये जो टाइम पीरियड्स हैं, दीज आर t1 एंड दिस टाइम पीरियड इज t2, और ये मैंने कहा ये vm हो ही गया है। तो अगर आप वैसे सॉल्व करें तो टेंजेंट अल्फा इज vm डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल्स टू a1, और vm इज इक्वल्स टू a1 t1, और सेकेंड अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं तो vm बाय t2 इज इक्वल्स टू a2 और vm इज इक्वल्स टू a2 t2। इन अदर वर्ड्स a1 t1 इज इक्वल्स टू a2 t2। तो t1 बाई t2 हो गया आपका a2 बाई a1। फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है उससे। क्या गिवन है कि एक कार एक्सेलरेट करती है फॉर इनिशियली फ्रॉम रेस्ट टू सर्टेन टाइम एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, उसके बाद कांस्टेंट रेट बीटा पे डिसलेरेट करती है एंड कम्स बैक टू रेस्ट। अब इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछली बार अपन ने ग्राफिकली सॉल्व किया है, तो आपकी बार अपन इसको काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो लेट्स राइट डाउन आर दोनों सेगमेंट्स के लिए, दो अलग सेगमेंट्स हैं, उनके लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या रहेगी हमारी? distance covered for the first segment is equals to initial velocity which is 0, so 0 times
t1 plus half alpha t1 square. सेकेंड पार्ट के लिए अगर मैं दूसरा फॉर्म यूज करूं vt माइनस हाफ at स्क्वायर, अगर मैं वो फॉर्म यूज करता हूं, अगेन फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 टाइम्स t2. अब यहाँ पर साइन का जरा ध्यान रखेंगे कि मैंने कहा vt माइनस हाफ एक्सेलरेशन टाइम्स t2 स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज अ डिसेलरेशन, so माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हाफ बीटा t2 स्क्वायर. पूछा गया है s1 प्लस s2 विच इज हाफ अल्फा t1 स्क्वायर प्लस बीटा t2 स्क्वायर. गिवन ये है t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू टाइम t. अच्छा, तो हमें इन दोनों के बीच में हमें एक और इक्वेशन चाहिए which gives us the relation or which gives us the value for t1 in terms of total time t या t2 in terms of total time t. पुराने वाला जो क्वेश्चन अगर आप इसको रिकॉल करें, तो अगर अपन इसकी जो वेलोसिटी है, let's say the maximum velocity reached is vm, so in which case I can write vm is equals to alpha t1, and then from v1 it decelerates to 0, so I can write beta t2. From here I know that alpha t1 is equals to beta t2. So that's the other relation which we needed. तो अगर मैं उसको यूज करता हूं, तो what I'll get is, so we get your t1 once again कौन सी इक्वेशन को यूज करके, ये वाली इक्वेशन और ये जो इक्वेशन आई है, इन दोनों को अगर अपन यूज करते हैं तो we'll get t1 is equals to beta t upon alpha plus beta, and t2 is equals to alpha t upon alpha plus beta. तो अब इस दोनों वैल्यूज को अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so we will get the relation, the desired relation. और वो desired relation है this one. Okay, moving on. अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन इन दिस कैटेगरी, लेकिन ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है. तो क्या है, एक बार देख लेते हैं. गिवन ये है कि एक बॉल है जो बाउंस कर रही है, उसको इनिशियली किसी एक सर्टेन हाइट से छोड़ा है, दैट इज़ 5 मीटर्स. वो ग्राउंड पे हिट करती है एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू अ हाइट विच इज़ 81/100 ऑफ द प्रीवियस हाइट, राइट. तो एक तरीके से वो बाउंस करेगी, देन इट राइज बैक अप, फिर अगेन इट कम डाउन, देन अगेन इट बाउंस बैक, और ऐसे करके वो डिक्रीज होती जाएगी हाइट की. तो पूछा ये गया है कि एवरेज स्पीड कितनी है. एवरेज स्पीड याद रखें इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ओके, अब बड़ा ही सावधानी से निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो हमें जब इनिशियली रिलीज किया गया है, सो वी नो कि दैट डिस्टेंस दे कवर इज 5 मीटर्स. नेक्स्ट वाले में ये जाता है 81/100, तो ये हो जाएगा आपका 81/100 एंड देन इनटू 5, एंड देन इट अगेन फॉल्स बैक विद द सेम और थ्रू द सेम हाइट. तो एक तरीके से आपका हो गया 81/100. ऐसे जब नेक्स्ट वाला होगा दैट विल बी 5 टाइम्स 81/100 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसको अगर अपन थोड़ा और क्लीन रखें तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस 81/100 इंटू 2 प्लस 81/100 का स्क्वायर इंटू 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वी हैव ए ज्योमेट्रिक सीरीज. अब ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस. अब हमें टोटल टाइम भी निकालना है. टोटल टाइम, अब अगेन एक सेगमेंट के लिए देखिए, जब ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है विद सर्टेन हाइट, अगर सर्टेन हाइट से ड्रॉप होता है तो टोटल टाइम कितना लेता है इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो कौन सा रिलेशन अपन रेफर करेंगे. सो लेट्स यूज टू रिलेशंस. कौन से रिलेशंस हैं, एक तो हमें ये गिवन है
कि डिस्टेंस कवर्ड इज लेट्स से h, नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, डजंट रियली मैटर। जैसे कि h हाइट से ड्रॉप होता है, सो वी नो दैट h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, राइट। सो टाइम t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई g, राइट। तो हम वही रिलेशन यूज करते हैं। तो पहले वाले के लिए इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 5 डिवाइडेड बाई g। सेकेंड पार्ट के लिए जब ये बाउंस करके ऊपर गया तो ये 81/100 टाइम्स 5 मीटर्स उतने तक जा रहा है। विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई g इंटू 5 इंटू 81/100। नेक्स्ट वाले के लिए अपन लिखेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए अपन सिमिलर फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई g इंटू 5 इंटू 81/100 का स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो अब हमारे पास ये दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आ गई। अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फटाफट वो देख लेते हैं क्या रहता है। 1 plus r square and so on and so forth, where r is less than 1, so that sum, and if this the number of terms go to infinity, then the sum will be simply 1 upon 1 minus r। अब इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को यूज करके we will find out the answer. The answer will come out to be 2.5 meter per second. Okay, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर अपने को ये गिवन है कि velocity time graph is as shown below. इसके अंदर I would write the mathematical equation for it, which will come in handy. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमें काम आने वाला है। क्या रिलेशन है उसका? So I can write velocity v at any v as a function of x is equals to minus v0 by x0 times x plus the intercept which is v0. एक बार डबल चेक कर लेते हैं। At x equals to 0, my v at 0 is v0, so that's correct. And at x is equals to x0, my v becomes minus v0 plus v0 is 0. So that means this is the correct equation for this line. Okay, पूछा ये क्या है? एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ए वर्सेस एक्स ग्राफ। तो ए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अब हमें टाइम, नॉर्मली जब एक्सेलरेशन निकालते हैं फ्रॉम अ गिवन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v, देन वी आर वेरी फेमिलियर विद द रिलेशन a is equals to dv by dt, but that's not something we can use here. वो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो लेट्स रिकॉल कि दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है। वेलोसिटी इज गिवन बाय dx by dt। दोनों एक्सप्रेशंस को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन बिकम्स a by v is equals to dv by dx। अब इस केस में इस रिलेशन से अगर मैं dv by dx कितना है, dv by dx is simply a constant which is minus v0 by x0. So this expression then becomes a by v is equals to minus v0 by x0, essentially a constant. So essentially we can write a is equals to minus v0 by x0 times my speed या velocity v, for which we have the expression in terms of x. अगर उसको substitute करेंगे, so what we'll get is, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, the expression for a in terms of x will then be v0 square by x0 square into x. I hope I'm doing it right. I think yes. Okay, good, plus or minus v0 square by x0. So the slope is positive. So a versus x की slope positive है, और आपका जो आपका intercept है वो negative है। तो slope positive है, intercept negative है, means the answer is C. Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay, this problem is a fairly simple and straightforward problem. यहाँ given है कि given है velocity and time graph, और पूछा है कि acceleration versus time graph कौन सा है। So it cannot be any simpler than this. अगर आपका v versus t is, if the graph is a straight line, then we know the rate of change of velocity is a constant. It means कि acceleration is constant. इसमें velocity कम हुए जा रही है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, that means your acceleration is negative and it is a constant.
for that duration. And from going from M to B, all of a sudden we go to a positive acceleration because then it has a positive slope, V versus T. The answer is A. Okay, ये जो 8th question है, this is again आपके position versus time graph, velocity versus time and acceleration versus time graph for a particle which is under constant acceleration. Constant acceleration. तो खैर इन चारों ही ऑप्शंस में acceleration constant. That's good. अच्छा, फिर अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हमें गिवन नहीं है. अच्छा, इसमें गिवन है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. चारों के अंदर ही एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव गिवन है. तो जो v वर्सेस टाइम, द स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ रहेगा, उसकी जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव रहेगी. पॉजिटिव किस केस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, और कांस्टेंट स्लोप होनी चाहिए. तो इन दोनों के अंदर कांस्टेंट है. ओके, नाउ फिर बात करते हैं पोजीशन की. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि आपका पोजीशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ है, दैट कैन नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है. राइट, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है. तो द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्लोप लाइक दिस वन. और वैसे आप काइनेमेटिक इक्वेशन से भी देख सकते हैं, आपका जो पोजीशन रहता है x इज इक्वल्स टू x0 plus ut plus half at square. So it's a parabolic equation. So it will be option D. आगे बढ़ते हैं. गिवन ये है कि एक बुलेट है जिसका हमें मास गिवन है, और ये गिवन है कि वो बुलेट एक किसी वुडन ब्लॉक को पियर्स करती है, और बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इट एक्सपीरियंसेस, it comes to rest after it has traveled 50 centimeter within the block. तो ब्लॉक के अंदर 50 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद में it stops. और ये एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी या स्पीड उसकी रिड्यूस हो रही है. रिटार्डेशन इज एट ए कांस्टेंट और डिसेलरेशन इज ए यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म डिसेलरेशन गिवन है, और पूछा गया है कि फोर्स कितना लगेगा. दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू एम में कितना रिटार्डिंग फोर्स है. दैट मीन्स हमें A निकालना है पहले, और A के लिए हमें क्या गिवन है? हमें डिस्टेंस गिवन है, और हमें इनिशियल स्पीड गिवन है, लेकिन हमें टाइम की टर्म्स में नहीं यूज़ करनी है इक्वेशन. तो ये वाली इक्वेशन का हमारे पास कोई खास यूज़ नहीं है, बट रैदर वी विल यूज़ द रिलेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as. हमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, u गिवन है, s गिवन है, वी कैन फाइंड a. सो a इज द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स s, एंड यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर योर रिटार्डिंग फोर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये 1D मोशन का लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे बिफोर वी गेट इनटू 2D मोशन. तो इसमें आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है velocity v of a particle as a function of time. As a function of time गिवन है, और पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि अगर इनिशियल पोजीशन उसकी x इक्वल्स टू 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. ओके, तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है, देन वी नो v इज इक्वल्स टू dx by dt, rate of change of its position x. So dx is your displacement and dt is the time interval. So अगर आप इसको इक्वेट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन से, और फिर dt को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं. So we'll get the expression the delta x, which is initially it is at x0 is 0, so x minus 0 is equals to v0 t plus gt square by 2 plus f t cube by 3. और इस पॉइंट पे हमें उसकी पोजीशन निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है at time t equals to 1 second. At time t equals to 1 second, your displacement is then, or your position is then v0 plus g by 2 plus f by 3. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में विच इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एनीवे एग्जाम कंडीशंस में कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी माइंड कंफ्यूज हो जाता है, डिफिकल्ट लगते हैं, बट इट कैन नॉट बी एनी सिंपलर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देन दिस.
गिवन ये है कि दो सैटेलाइट्स हैं S1 एंड S2 और उन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में एक को 1 आवर लगता है, दूसरे को 8 आवर्स लगता है। पूछा ये गया है कि उनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ का रेशो क्या होगा। तो रिकॉल करें कि अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है, राइट, सो टाइम पीरियड गिवन है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा हो गया आपका 2 पाई बाई टी। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 is equals to T2 by T1 which is 8:1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन से डील कर रहे हैं। हमें ट्रैजेक्टरी गिवन है इसी प्रोजेक्टाइल की, y is equals to alpha x minus beta x square। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन गिवन है, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होगा और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h कितनी होगी। तो एट x इक्वल्स टू 0 योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, योर टेंजेंट थीटा इज dy by dx। So if that's the case, then dy by dx at x equals to 0 आपका हो गया, by the way dy by dx है आपका alpha minus 2 beta x। At x equals to 0 this will be simply alpha। So your theta is equals to tangent inverse alpha। इन दोनों में से एक रिलेशन है। अच्छा, फिर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे होते हैं तो अपनी जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो dy by dx is 0 at the maximum point। So dy by dx which is your alpha minus 2 beta x is equals to 0। So किस पॉइंट पे, किस x की वैल्यू पे है, एट अल्फा बाई 2 बीटा। तो उस पॉइंट पे y कितना हो गया, y विल बी, अगर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। तो आपका हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। सो देन D इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक स्विमर है जिसकी हमें वेलोसिटी गिवन है इन स्टिल वाटर दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, और हमें रिवर या पानी की वेलोसिटी गिवन है या स्पीड गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा ये गया है कि स्विमर को अगर बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है शोर के, जहां से उसने चालू किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, राइट। रिवर के एंगल से अगर कोई देखेगा तो कितने एंगल पे होगा। तो अगर वो रिवर के एंगल पे वो ऐसे जाता है 12 किलोमीटर, फिर रिवर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर इन दी, लेट्स से इन द राइट हैंड डायरेक्शन, तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में जो नेट वेलोसिटी विल देन बी इन दिस केस एग्जैक्टली फेसिंग द अदर पॉइंट ऑन द शोर और द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द शोर। तो ये उसका V फाइनल है, ये 12 किलोमीटर पर आवर है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है। पूछा गया है ये एंगल थीटा कितना है। ऑफ कोर्स साइन थीटा इज 6 by 12 which is nothing but 1 by 2। so your theta is equals to 30 degrees। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, रिवर के रिस्पेक्ट, रिवर के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट। तो ये वाला एंगल हमसे डिजायर्ड है, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्रीज प्लस 90 which is 120 डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पुराने क्वेश्चन के, थोड़ा सा द वे द प्रॉब्लम हैज बीन गिवन इज डिफरेंट। क्या प्रॉब्लम, क्या कैसे गिवन है, कैसे आर्टिकुलेट किया है एग्जामिनर ने। पर्सन इज स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद द फ्लो से 120 डिग्रीज के एंगल पे है, and reaches to a point directly opposite on the other side of the river
तो स्पीड ऑफ द फ्लो कितनी है। बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, गिवन ये है कि फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इन दिस डायरेक्शन एज शोन, और हमें ये गिवन है कि 120 डिग्रीज पे है, स्विम करता है, और इसकी स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है कि इसकी जो फ्लो है रिवर का उसकी स्पीड कितनी है। तो ये एंगल हो गया आपका 30, तो साइन 30 लेंगे 1/2, तो रिवर की स्पीड हो गई 1 और हाफ ऑफ 10 विच मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक ऑक्टागन गिवन है ABCDEFGH, और हमें ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज वेक्टर्स AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH। अगर AO हमें गिवन है ये वाला, तो हमें इन सब का सम पूछा है। किन किन वेक्टर्स का सम पूछा है, लेट मी रीड्रॉ इट। हमें पूछा है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, इन वेक्टर्स का सम पूछा है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म्स आफ्टर AE। इन 3 टर्म्स को मैं पहले देख लेता हूँ, और AE जो है, AE इज नथिंग बट 2 टाइम्स AO जो कि गिवन है, तो हमें A वेक्टर AE पता है। अब हम ये देखेंगे कि बाकी 6 वेक्टर्स को क्या AE की टर्म्स में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ओके, तो AF को देख लेते हैं, ये वेक्टर है। अब अगर आप वेक्टर अलजेब्रा यूज करें या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा यूज करें, तो AF को मैं लिख सकता हूं और ड्रॉ कर सकते हैं अपन AE प्लस FE वेक्टर। दैट मीन्स आई कैन राइट AF as AE प्लस FE। नाउ FE को अगर आप ध्यान से देखें, इज नथिंग बट माइनस AB है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और EF वेक्टर जो है, आई शुड राइट इट एज EF नॉट FE, EF वेक्टर। तो AB प्लस EF would give us a zero vector because they are directly opposite to each other and they're of the same length. That means if I just circle these terms, AB plus AF will give me AE. So these two terms are nothing but AE. Similarly, let's investigate the next 2 terms, AC and plus AG. What is AG? AG is this vector, and AG को मैं लिख सकता हूँ AE plus EG. AE plus EG. And what is EG? EG is nothing but minus AC. That means कि आपका AC plus AG will again give us AE. Similarly, अगर आप देख लेंगे तो AD plus AH also gives us AE. That means this is nothing but 4AE. अब AE is 2A0, that means this sum is simply equals to 8 times A0, which will give us 16I plus 24J minus 32K. 16I plus 24J minus 32K. So these are correct answer. आगे बढ़ते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें गिवन है कि एक मास ऑफ गिवन वेट और गिवन मास is acted upon by a force। हमें फोर्स गिवन है जो उस मास पे एक्ट कर रहा है, और हमें ये दिया गया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और ओरिजिन पे है। दैट मीन्स इट इज द पार्टिकल इज एट 0 0 0 एट टाइम्स t equals to 0। और पूछा ये गया है कि what will be the coordinates of this body at 4 seconds। ओके, तो याद करें कि
accelerations in three mutually perpendicular directions, that means कि along x, y and z, ये जो motion है x, y and z वाला जो motion है ये mutually decoupled रहता है. That means कि जो acceleration है along the y direction, that will determine how the y coordinate is changing. The acceleration along the x direction will determine how the displacement or how the position is changing along the x direction. And the same is true for z as well. और हमें यहाँ पर नए कोऑर्डिनेट्स में essentially y कोऑर्डिनेट निकालना है. तो काइनेमेटिक्स में दो स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट इक्वेशंस में अपन सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, विच इज डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन. दैट इज योर डेल्टा y is equals to uyt plus half ayt square. uy कितना है? 0 है बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ay कितना है? ay है आपका mass टाइम्स और आपका essentially fy divided by mass, और fy कितना है? आपका 3. so 3 divided by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपका डेल्टा y हो गया f times 3 by 2 times after 4 seconds, that means 4 square, that is 16. So what we get is 12. That means अपना जो b है, b will be simply equals to 12 meters. Okay, आगे बढ़ते हैं. इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है अगेन वेक्टर अलजेब्रा पे क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग क्रॉस प्रोडक्ट. हमें दो वेक्टर्स हैं p एंड q, उसके बीच का एंगल निकालना है. गिवन क्या है? दैट p एंड q सेटिस्फाई दिस रिलेशन. क्या रिलेशन है? p क्रॉस q इज इक्वल्स टू q क्रॉस p. क्रॉस प्रोडक्ट का एक बार फट से रिविजिट कर लेते हैं. The cross product may, if you have vector p and vector q, then p cross u, using the right hand thumb rule, you will get p cross u would be along this direction. And what about q cross p? Q cross p, once again using the right hand rule, so you will get q cross p to be pointing downwards. Magnitude of the two will be the same, but directionally they will be just opposite to each other. So when would these two vectors be equal, which are facing in the opposite directions? They'll be equal only if their magnitude is 0, right? Only if the magnitude is 0. So what that means is that p cross q should be equals to 0. P cross q is what? PQ and sine of small angle between the two, theta. So PQ sine theta. अब हमें गिवन ये है कि थीटा lies between 0 and 360. यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, that means 0 is excluded. तो between 0 and 360 किस केस में sin theta would be 0? Well, we know sin theta is 0 for theta equals to 0 and theta equals to 180 degrees. Since 0 अलाउड नहीं है तो आंसर वुड बी 180 डिग्रीज. आगे बढ़ते हैं. अब इस लास्ट क्वेश्चन में जो कि 2D मोशन का है, हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और हमसे पूछा गया है कि मस्कीटो की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड्स. एसेंशियली पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी जो वेक्टर है एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वो कितना एंगल बनाता है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में. तो the velocity vector at time t equals to 2 seconds is simply 2i plus 6j plus 9k. ये हमने यहाँ पर t को 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब इसका एंगल देखने के लिए
एक बार हम ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। एक्स वाई एंड जेड, ये कन्वीनियंस के लिए ये वाली एक्सिस चूज की हैं सो दैट वी कैन सी विजुअली सी इट लिटिल बिट बेटर कि y के साथ एंगल कैसे निकालना है। So let's say the velocity vector is like this। अब इसके प्रोजेक्शन देख लेते हैं। Let's say projection on the पहले xz प्लेन देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना vx, ये हो गया vz, और सेम यहाँ पर ये हो, ये हो गया आपका vy। By the way, this is a perpendicular, these two are the perpendicular lines। हम पूछना चाह रहे हैं ये एंगल अल्फा कितना है। अल्फा निकालने के लिए we will use the expression tan alpha, which will be this length, which is nothing but square root of vx square plus vz square। So our tangent alpha would be it will be square root of vx square plus vz square divided by vy, so which will simply be square root of 85 divided by 6। So alpha will be tangent inverse square root of 85 by 6। अब x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है वो देख लेते हैं। So this let's call it beta, या एक let's try it on the same, I know if it's थोड़ा सा crowded हो गया है but एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये एंगल बीटा के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन ऑन so tangent beta would be आपका projection on the yz plane, which is vy square plus vz square divided by vx। So beta would be tangent inverse square root of 6 square, that is 36 plus 81, so 36 plus 81 plus 117, so we get a tangent inverse 111 square root of 117 divided by vx, which is 2. So alpha angle with the y-axis would be this, and beta angle with the x-axis would be tangent inverse square root of 117 divided by 2, which is not any of the options given. So we would conclude that this is this must have been a bonus question. So with that, I'll stop here, and if you have any comments, feel free to mention them down below, but make sure that you do engage with us, so उससे हमें भी पता रहता है कि आपको क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, क्या चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है we'll try and incorporate them in the following topics that we will talk about. Thank you so much. Take care. Bye bye.